चलिए बच्चों आगे मूव ऑन करते हैं और इस टेबल 3.1 में हम देख पा रहे हैं कुछ कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में बताया गया है और इन डिजीजेस के नाम के साथ इनके कॉजल एजेंट हैं, यानी कि कौन कारण है जिसकी वजह से ये डिजीज हमारी बॉडी में पहुंचती है। देन साइट ऑफ इन्फेक्शन, जो कॉजल एजेंट है वो किस ऑर्गन में अपना इम्पैक्ट दिखाता है, यानी किसको टारगेट बनाकर उस पर अटैक करता है। इन डिजीजेस को किन सिम्टम्स की मदद से डायग्नोस किया जा सकता है और प्रिवेंटिव मेजर्स, यानी क्या रोकथाम करें जिसकी वजह से हम इन डिजीजेस से अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सकें। तो सबसे पहला जो डिजीज है वो है कॉमन कोल्ड एंड इन्फ्लुएंजा। अगर ध्यान देंगे तो ये दोनों डिजीजेस हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर इन्फेक्शन करते हैं और ये एक वायरस के द्वारा अटैक है, जहां पर नेजल कंजेशन एंड डिस्चार्ज, मतलब एक कॉमन डिजीज है। कॉमन कोल्ड हर कोई, हमारे ख्याल से सभी ने इसको एक्सपीरियंस किया होगा, जिसमें गले में खराश, शोर थ्रोट, फीवर, कफ, बॉडी एक, ये सब सिम्टम्स हैं। और प्रिवेंटिव मेजर क्या है कि वॉशिंग हैंड्स फ्रीक्वेंटली और नॉट शेयरिंग पर्सनल आइटम्स, देन कवरिंग माउथ एंड नोज यूजिंग अ मास्क। ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं इस डिजीज से अपने आप को सुरक्षा प्रदान करने के लिए। मूव ऑन करते हैं सेकेंड डिजीज, चिकन पॉक्स। ये भी एक वायरल डिजीज है और यहाँ पर मेन स्किन पर इम्पैक्ट देखने को मिलता है, साथ में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के ऊपर भी इन्फेक्शन हो सकता है। इसमें माइल्ड फीवर होता है और हल्का बुखार जिसे कहेंगे, इची स्किन के ऊपर रैशेस होते हैं और उसमें खुजली होती है और साथ में ही दाने पड़ जाते हैं। इस केस में प्रिवेंटिव मेजर है कि कंप्लीट आइसोलेशन कर दिया जाता है पेशेंट को अलग, और कवरिंग माउथ एंड नोज एंड वैक्सीनेशन इसका प्रिवेंटिव मेजर है। आइसोलेशन क्यों किया जाता है? क्योंकि इसका जो इन्फेक्शन है वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जल्दी ट्रांसफर होने के चांसेस होते हैं, इसलिए क्योंकि कम्युनिकेबल डिजीज तो है, ये है ही। नाउ मूविंग नेक्स्ट टू मीजल, दिस इज द थर्ड डिजीज अगेन, जहां पर रेडिश कलर के रैशेस बॉडी पे होंगे और नेक में, ईयर्स में एंड अदर पार्ट्स ऑफ द स्किन। फीवर एंड सोर थ्रोट, गले में सोरनेस होगी और फीवर। ये भी आपका आइसोलेशन प्रिवेंटिव मेजर है, पेशेंट को आइसोलेट कर दिया जाएगा। देन कवरिंग माउथ एंड नोज, मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड वैक्सीनेशन, इन दोनों केसेस में आपका प्रिवेंटिव मेजर है। नेक्स्ट डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, शॉर्ट में बोलते हैं टीबी। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल डिजीज है, ये बैक्टीरिया के द्वारा ग्रसित होती है और ये, इसमें जो टारगेट ऑर्गन है वो लंग्स का है। एंड जो अभी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती है अलग अलग ट्यूबरकुलोसिस में, अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में ऑल्सो गेट अफेक्टेड बिसाइड लंग्स, लेकिन लंग्स इसका प्राइमरी साइट है इन्फेक्शन का। सिम्टम्स में कफ, फीवर, फटीगनेस होता है, थकावट जल्दी, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगती है, और नाइट स्वेट्स, यानी रात में पसीना ज्यादा आएगा। अब इसमें प्रिवेंटिव मेजर है कि जो पर्सन टीबी से ग्रसित है यानी टीबी से इन्फेक्टेड है, उस पर्सन से क्लोज कांटेक्ट को अवॉइड किया जाएगा, इसमें भी आइसोलेट ही किया जाता है। कवरिंग माउथ एंड नोज, तो कफिंग के थ्रू ये बैक्टीरिया एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास पहुंच सकता है। मेंटेनिंग गुड हाइजीन एंड अगेन गेट वैक्सीनेशन। नाउ these above diseases that we talk about are mostly, अगर ध्यान दिया होगा तो यहाँ पर जो ट्रांसमिशन हो रहा है वो कफिंग या स्नीजिंग के द्वारा है मोस्टली। अब जो डिजीजेस हम बात करेंगे, ये डिजीजेस वो हैं जो कि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर, कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड के थ्रू ये डिजीज ट्रांसफर होती हैं। पहली है हेपेटाइटिस ए, जिसका साइट है इन्फेक्शन का लिवर में। ये भी एक वायरल डिजीज है। इसमें जो सिम्टम्स हैं, फटीगनेस होगी, थकावट होगी, फीवर होगा, भूख ना लगना, नोजिया एंड वॉमिटिंग, जॉन्डिस,
आपने नाम सुना होगा ना, पीलिया बोलते हैं या लोइसनेस, तो वो नाम, पेन इन द अपर राइट एब्डोमेन। एंड इसमें प्रिवेंटिव मेजर है, क्योंकि कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर है, तो ड्रिंकिंग बॉइल्ड वाटर, एंड देन हेपेटाइटिस ए के अगेंस्ट वैक्सीनेशन इसका सोल्यूशन है। देन सेकेंड डिजीज है कॉलेरा। ये डिजीज बैक्टीरियल डिजीज है। वायरस एक अपने आप में अलग ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जो डिजीज कॉज करते हैं, जबकि बैक्टीरिया एक लिविंग सेल है, यूनिसेलुलर, और इसमें अगर हम दोनों को साथ में लेके चलते हैं, किसको किसको, कॉलेरा डिजीज एंड टाइफॉइड डिजीज को, तो दोनों ही बैक्टीरियल डिजीज हैं और दोनों के साइट ऑफ इन्फेक्शन भी इंटेस्टाइन है यहाँ पर भी। और टाइफॉइड में भी आप देखिए यहाँ पर भी इंटेस्टाइनी साइट है। बात करते हैं सिम्टम्स की, तो कॉलेरा में डायरिया एंड डिहाइड्रेशन, जबकि टाइफॉइड में डायरिया के अलावा हेडेक, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट एंड फीवर। तो फीवर का केस यहाँ पर नहीं है कॉलेरा में। तो दोनों ही डिजीज इंटेस्टाइन पे अटैक करते हैं, दोनों ही बैक्टीरियल इन्वेजन करते हैं, लेकिन ध्यान ये देना है कि ये जो बैक्टीरिया है जो कॉलेरा कॉज कर रहा है ये दूसरा बैक्टीरिया है, और टाइफाइड कॉज करने वाला एक अलग बैक्टीरिया है। तो यानी कि बैक्टीरिया हम जनरल बोल दे रहे हैं क्योंकि वो ग्रुप का नाम है, लेकिन इंडिविजुअल की बात करेंगे तो ये बैक्टीरिया और इस बैक्टीरिया में फर्क होगा। देन प्रिवेंटिव मेजर्स में दोनों में ही आपको पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, गुड सैनिटरी हैबिट्स, देन कंजम्पशन ऑफ प्रॉपर्ली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर एंड वैक्सीनेशन। यानी कुल मिला के आप कह सकते हो दोनों डिजीजेस में प्रिवेंटिव जो मेथड्स होंगे, मेजर्स होंगे, वो लगभग सेम है। मूविंग नेक्स्ट टू अनदर डिजीज। नाउ दिस डिजीज इज कॉज्ड नॉट बाय बैक्टीरिया, बाय वर्म्स। तो वर्म्स में, यानी जैसे हम बोलते हैं ना पेट के कीड़े, बच्चों में खासकर, ये डिजीज का नाम है एस्कैरियासिस, और जो वर्म है उसको कॉमनली कहते हैं राउंड वर्म। ये डिजीज बच्चों में देखने को ज्यादा मिलती है, और यहाँ पर हाइजीन की जब कमी होती है तब ये डिजीज जल्दी ट्रांसफर होता है। तो इंटेस्टाइन इस वर्म का प्लेस है जहां पर ये वर्म रहता है, ह्यूमन इंटेस्टाइन में। सो वर्म्स इन स्टूल, लॉस ऑफ एपेटाइट, यानी कि बच्चे को भूख नहीं लगेगी, और पुअर ग्रोथ होगा, ग्रोइंग एज है बच्चों की तो पुअर ग्रोथ देखने को मिलेगा। डायरिया, वेट लॉस एंड अनीमिया, ये इसके सिम्टम्स हैं जिनसे हम पता कर सकते हैं कि इंडिविजुअल को एस्कैरियासिस डिजीज है या नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स में सबसे पहले मेंटेन पर्सनल हाइजीन। बच्चों में ये ज़्यादातर क्यों होता है? क्योंकि बच्चे जब खेलते हैं मिट्टी में और उसके बाद बिना हाथ धुले अगर खाना खाते हैं तो उनके नेल्स के थ्रू ये जो वर्म होता है सॉइल में मिलेगा तो वो ट्रांसफ़र हो जाता है माउथ में, और माउथ से वो पहुंचेगा इंटेस्टाइन में। तो एक तो ये है तरीका, और दूसरा है प्रॉपरली कुक्ड फूड नहीं है, अगर उस कंजम्पशन ऑफ प्रॉपरली कुक्ड फूड इसीलिए बोला गया जरूरी है। देन बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, तो हर जगह पर जो हमें अभी डिजीजेस देख रहे हैं वहां पर या तो बैक्टीरिया के द्वारा है या वर्म्स के द्वारा है। तो इन डिजीजेस में जो फूड हम कंज्यूम कर रहे हैं, जो पानी हम पी रहे हैं, तो उसको बहुत सावधानी से बॉडी के अंदर लेना है। हम अगर अनहाइजीनिक वे में फूड एंड वाटर ले रहे हैं या अनहाइजीनिकली कुक्ड फूड भी ले रहे हैं तो ऐसे सारे वो पैरासाइट्स या पैथोजेंस के चांसेस है हमारी बॉडी में एंटर करने के। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि ये हमारी बॉडी में एंटर होने के बाद हमारी बॉडी पर अटैक करते हैं इस तरीके से कि हमारा ग्रोथ चेक होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू डिजीजेस ट्रांसमिटेड बाय इंसेक्ट, यानी वर्म्स के बाद हम बात करते हैं इंसेक्ट। तो इंसेक्ट में दो डिजीजेस हैं और इंसेक्ट में मॉस्किटो की बात हो रही है। जो इसमें
कॉजल एजेंट तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वेक्टर का काम करता है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में डिजीज को ट्रांसमिट करने का रिस्पॉन्सिबल है। तो पहला डिजीज है मलेरिया एंड दूसरा है डेंगी फीवर। ये दोनों ही नाम आपने बहुत सुने होंगे। मलेरिया जो डिजीज है वो प्रोटोजोआ के द्वारा है, यानी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है जो इस डिजीज को कॉज करता है, कॉजल एजेंट वो है। लेकिन मलेरिया का ट्रांसमिशन एक अफेक्टेड पर्सन से, इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में मॉस्किटो पहुंचाता है। तो यहाँ पर जो मॉस्किटो है वो फीमेल मेंबर है, एनोफिलीज प्रजाति है। एनोफिलीज मॉस्किटो जो फीमेल है वो डिजीज को एक इन्फेक्टेड पर्सन से एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसफर करती है। अब ये जो मॉस्किटो है ये ब्लड मील लेती है और उसके बाद जो सिम्टम्स देखने को मिलेंगे उस इंडिविजुअल में हाई फीवर, और ये जो हाई फीवर है ये रेगुलर इंटरवल पे आता है। प्रोफ्यूज स्वेटिंग, अत्यधिक स्वेट होना, एंड देन ये जो अभी बोला ना पीरियोडिकल फीवर, तो पीरियोडिक चिल्स इसीलिए लिखा है यहाँ पर। आप प्रिवेंटिव मेजर्स में मॉस्किटो नेट्स को यूज किया जा सकता है, रेपेलेंट को यूज किया जा सकता है, लॉन्ग स्लीव्ड क्लोथ्स एंड कंट्रोल ऑफ मॉस्किटो ब्रीडिंग प्लेसेस इन एंड अराउंड योर होम। तो आपने देखा भी होगा गवर्नमेंट भी इस पे बहुत काम करती है कि फ्यूमिगेशन होता है। देन कहीं पर भी पानी अगर रुका है तो आपको घर में वो पानी, ठहरे हुए पानी को अलाउ नहीं करना है। अगर पानी फिर भी ठहरा है तो आप उसमें केरोसिन ऑयल डाल सकते हो। तो कुल मिला के वो ब्रीडिंग प्लेसेस होती हैं इन मॉस्किटो की। दूसरी ओर डेंगी फीवर, जिसको ब्रेक बोन फीवर कहा गया है, ये एक वायरस के द्वारा है एंड इसमें सिम्टम्स हैं फीवर है, हेडेक है, मसल एंड जॉइंट पेन एंड नोजिया। तो अगर आप थोड़ा सा कंपेयर करते हो मलेरियल फीवर से तो आप यहाँ पे फर्क पाते हो। यहाँ पर जो जॉइंट एंड मसल पेन ये इंपॉर्टेंट सिम्टम है डेंगी फीवर। प्रिवेंटिव मेजर्स में मॉस्किटो नेट्स, रेपेलेंट यूज करना, वेयरिंग लॉन्ग स्लीव, यानी जो प्रिवेंटिव मेजर्स आपने यहाँ लिए हैं लगभग वही यहाँ पर भी लेने हैं। तो अब ये जो टेबल सारी हमने स्टडी की डिफरेंट डिजीजेस के बारे में, इसे एक अंदाजा तो लग गया है कि जितनी भी डिजीजेस ऊपर हमने देखी कम्युनिकेबल, उनमें हाइजीन का मेंटेनेंस करना जरूरी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखने हैं, यानी कि क्या इंपॉर्टेंट प्रिकॉशंस हमें फॉलो करने हैं। कीपिंग आवरसेल्फ एंड आवर सराउंडिंग क्लीन, प्रैक्टिसिंग बेसिक हाइजीन एवरी डे, हर रोज हाइजीनिक आदतों को सम्मिलित करना है। वॉशिंग हैंड्स विद सोप एंड वाटर टू रिमूव पैथोजेंस, कवरिंग माउथ एंड नोज वाइल कफिंग एंड स्नीजिंग, खांसते या छींकते वक्त अपने मुंह को और नाक को कवर करके रखें। वेयरिंग मास्क in crowded places provides protection. Then avoid sharing of personal items को शेयर करने से अपने आप को रोकना चाहिए, like towels and handkerchief. Then keeping our home, food and water clean. Now staying at home and resting when we are unwell. जब हमारी तबीयत ठीक ना हो तो हम घर पे ही आराम करें एंड ताकि हमारी बॉडी रिकवर कर सके। साथ में ही अगर हम एक कम्युनिकेबल डिजीज से ग्रसित हैं तो स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज को हम मिनिमाइज करते हैं अगर हम खुद इन्फेक्टेड हैं ऊपर दिए हुए किसी भी कम्युनिकेबल डिजीज से। नाउ सम इन्फेक्शंस आर कॉज्ड बाय वर्म्स दैट लिव इनसाइड आवर बॉडीज, स्पेशली इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। यानी बात कर रहे हैं यहाँ पर पैरासाइट की बात बोली है, यानी कि वर्म्स की। सम इन्फेक्शंस डिजीजेस आर कॉज्ड बाय वर्म्स, यानी जो लास्ट डिजीज हमने देखी थी वर्म्स में एस्कैरियासिस, दैट लिव इनसाइड आवर बॉडीज एंड स्पेशली इन द डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जो वर्म है वो रहता है। सोच के देखिए वो इतना लंबा चौड़ा वर्म है और वो माइक्रोस्कोपिक नहीं है, वो वर्म नेकेड आई से विजिबल है और वो हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में रहेगा। और अगर वो रहेगा तो जो न्यूट्रिशन हमारी बॉडी के लिए होना चाहिए वो पैरासाइट उसको कंज्यूम करेगा, जिसकी वजह से वो बच्चे जो ग्रोइंग एज में है उनकी ग्रोथ चेक हो जाती है, रुक जाती है, वेट
गेन नहीं हो पाता है, तो स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है। सो पैरासाइट को हम डिफाइन कैसे करेंगे कि वो ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन और ऑन, यानी बॉडी के अंदर भी हो सकता है, ऊपर भी, बाहर भी, ऑन अनदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ दीज वर्म यूजुअली स्प्रेड थ्रू कंटामिनेटेड फूड, वाटर, सॉइल और कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पीपल और एनिमल। तो ये जो पैरासाइट है ये यूजुअली कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर के थ्रू, सॉइल के थ्रू या कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन के थ्रू ट्रांसफर होता है। तो यहाँ पर हम कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में ब्रीफली समराइज करते हैं। हाउ आर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस कॉज्ड। तो कम्युनिकेबल डिजीजेस तो हमारी ऊपर टेबल में फिनिश होती हैं। अब हम बात करते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के बारे में। अब नॉन कम्युनिकेबल यानी वो जो एक इंडिविजुअल जो इन्फेक्टेड है वो उसी के पास डिजीज रिस्ट्रिक्ट होकर रह जाएगी, वो दूसरे के पास ट्रांसफ़र नहीं हो सकती है। जैसे कि कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, अस्थमा हो गया, ये डिजीज़ेस जो नाम दिए हैं वो लाइफस्टाइल डिजीज़ेस हैं। जबकि कुछ डिजीज़ेस ऐसे होते हैं जैसे डाइट पे बेस्ड होते हैं या इन्वायरमेंट का इन्फ्लुएंस होता है। तो क्लास 6 में जैसा कि बताया जा रहा है कि हमने कुछ डिजीज़ेस पढ़े थे, जैसे स्कर्वी जो कि विटामिन सी की कमी से, डिजीजेस सच एज कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, ये ऐसे डिजीज़ हैं जो लंबे समय तक बॉडी में परसिस्ट करते हैं, लॉन्ग टाइम, मोर देन 3 मंथ्स, तो इनको हम रेफ़र करते हैं एज क्रॉनिक डिजीज़ेस। तो क्रॉनिक डिजीज़ेस लंबे समय तक जिनका प्रेजेंस हमारी बॉडी में हो। देन डायबिटीज़ एक ऐसी कॉमन डिजीज़ है विच इज़ बिकमिंग मोर प्रेवलेंट इन अडल्ट एज वेल एज चिल्ड्रन। और इंडिया में नाउ we can be considered as one of the highest number of people with diabetes in the world. इंडिया हमारी कंट्री में सबसे ज़्यादा संख्या में डायबिटिक पीपल हैं। नाउ ये जो डिजीज़ेस हैं दैट कैन बी ड्यू टू कॉम्बिनेशन ऑफ हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोन्स सिक्रीशंस होते हैं जो हमारी बॉडी में सिक्रीट होते हैं और उनका अमाउंट बॉडी में एक मॉडरेट लेवल में होता है। अगर वो कम या ज़्यादा है तो दोनों ही सिचुएशन में हम डिजीज़ेस से ग्रसित होंगे। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, थायराइड ग्लैंड है और थायरॉक्सिन सिक्रीट करता है। थायरॉक्सिन इज़ द नेम ऑफ द हार्मोन। ये थायराइड ग्लैंड हमारे गले में है, नेक रीजन में। अगर ये थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायरॉक्सिन का सिक्रीशन करेगा और या कम करेगा, दोनों ही सिचुएशन में वी विल सफ़र फ्रॉम डिजीज़। वी कॉल इट एज हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म, यानी ज़्यादा और कम दोनों में प्रॉब्लम है, मॉडरेट लेवल की ज़रूरत है। तो जब हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं या हमारी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स होती हैं या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, तो इन सभी से ओवरवेट या ओबीज कंडीशन होता है, ओबीज मोटापा, और भी कुछ हिडन रीजंस हो सकते हैं। तो यहाँ पर बात करी हमने नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से। अब इस टेबल की मदद से हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले ओबेसिटी। एंड ओबेसिटी साइन एंड सिम्टम में ही देख सकते हैं कि जो वेट होगा इंडिविजुअल का, आप कहोगे कि उसका वेट जो रेंज होनी चाहिए उसकी हाइट के हिसाब से वो उससे ज़्यादा होगा। तो ओवरवेट एक बहुत बड़ा सिम्टम होता है, साइन या सिम्टम। और सजेस्टेड लाइफस्टाइल चेंजेस यानी कि किन कारणों से होता है और उसको अगर हम ठीक करें तो ये ओबेसिटी का सॉल्यूशन हमें मिलेगा। तो ईटिंग अ बैलेंस डाइट एंड एक्सरसाइजिंग रेगुलरली। दूसरी डिजीज़ है डायबिटीज़। तो साइन एंड सिम्टम्स में है डायबिटीज़ यानी कि शुगर लेवल जो इंडिविजुअल्स में एक रेंज से ऊपर होता है। तो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक्सेसिव थर्स्ट, वेट लॉस एंड टायर्डनेस, स्लो हीलिंग। तो ये एक्सेसिव थर्स्ट यानी ज़्यादा प्यास लगेगी, वेट लॉस होगा, थकावट जल्दी होगी, और कोई भी चोट वगैरह लगती है तो उसमें स्लो हीलिंग चलती है। और सजेस्टेड लाइफस्टाइल है कि इनटेक ऑफ शुगर रेगुलेटेड है, और अगर सिवियर कंडीशन है तो इंसुलिन जो है वो बाहर से इनटेक करना पड़ेगा थ्रू इंजेक्शंस। देन हेल्दी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज। नाउ
हाई ब्लड प्रेशर ऑल्सो कॉल्ड एज हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन एंड हाई ब्लड प्रेशर ये भी एक डिजीज़ है जिसमें साइन एंड सिम्टम्स में हो सकता है शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, पाल्पिटेशन, चेस्ट पेन, एंड इनका जो सजेस्टेड लाइफस्टाइल है वो ईटिंग बैलेंस डाइट, एक्सरसाइजिंग रेगुलरली, monitoring the blood pressure, intake of salt should be reduced। तो sedentary जो behavior है उसको avoid करना। तो ये हो गई हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस होती है। देन अनीमिया, आयरन एलिमेंट अगर हमने न्यूट्रिएंट में नहीं लिया फूड में तो हम अनीमिक हो सकते हैं, हम अनीमिया से सफ़र कर सकते हैं। गोइटर, आयोडीन की जो डेफिशिएंसी होती है, ये डिजीज़ हमें थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम होती है, तो यानी कि आयोडीन की डेफिशिएंसी से होती है। तो ये जो डिजीज़ेस अभी जिक्र किए हैं ये वो डिजीजेज हैं दैट आर कॉज ड्यू टू लैक ऑफ स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स इन डाइट। अब इन डिजीजेस को क्या कहा जाएगा? ये कहलाएंगी डिफिशिएंसी डिजीज। तो लाइफस्टाइल डिजीजेस जो हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हैं और डाइट से रिलेटेड है। डेफिशिएंसी डिजीज बी अ साइंटिस्ट कमल रामदेव, ये जो साइंटिस्ट का नाम है, इन्होंने पायनियर वर्क किया था बायोमेडिकल रिसर्चर्स के तौर पे, और इन्होंने स्टडी किया हाउ हार्मोन्स एंड सर्टन वायरसेस आर लिंक्ड टू कैंसर पे ज़्यादा काम किया इन्होंने। तो अब इनका जो असली नाम है, फुल नाम है कमला सोहनी रानादेव। इनको कॉमनली इस नाम से जाना जाता है और ये इनका जन्म पुणे में हुआ था। तो इनका जो फील्ड है वो कैंसर रिसर्च पे इन्होंने काम किया, सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और इन्होंने बहुत सारा रिसर्च किया जिसमें ये पता करने के लिए कि व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन कैंसर एंड वायरसेस। शी वर्कड आल्सो ऑन रिसर्च वर्क ऑन ब्रेस्ट कैंसर एंड हेरिडिटरी फैक्टर इन्वॉल्व इन द डिजीज़, यानी आनुवांशिकता भी क्या कारण हो सकता है इस डिजीज़ के लिए। और 1982 में इनको पद्म भूषण दिया गया इनके इस कंट्रीब्यूशन के लिए। आगे बढ़ते हैं। हाउ टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल डिजीजेस, तो यानी रोकथाम कैसे की जाए। जो भी डिजीजेस के हमने नाम लिए ऊपर डिस्कस किए, तो इसके लिए सबसे अच्छा फ्रेज जो जाता है वो ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। फ्रेज है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी कि इससे पहले कि हम बीमार हों, ये ज़रूरी है कि हम बीमार ही ना हो, ऐसे हमें स्टेप्स उठाने चाहिए। सो यहाँ पे बोला जा रहा है इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम बोथ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। हमें दोनों तरह की बीमारियों से अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना है। और एक स्टडी दिया है एक्टिविटी के थ्रू, एक्टिविटी 3.6 में इन्होंने जिक्र किया है। ओडिशा का केस है जहां पर कम्युनिटी लेड सैनिटेशन कैंपेन लॉन्च किया गया। ये बात हो रही है भद्रक डिस्ट्रिक्ट की उड़ीसा में, जहां पर कम्युनिटी सैनिटेशन कैंपेन लॉन्च किया गया। लोगों ने इसमें भाग लिया और उन्होंने प्रोत्साहन दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉयलेट्स का कंस्ट्रक्शन किया जाए और उनका इस्तेमाल, ताकि ओपन डेफिकेशन को रिड्यूस किया जा सके। और इससे क्या हुआ कि वहाँ के बच्चों की जो हेल्थ थी उसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। जो केसेस थे डायरिया के और इन्फेक्शंस के वो भी डाउनफॉल हुए, उनमें भी कमी आई। तो यहाँ से एक तो कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि हम सिंपल स्टेप्स उठाते हैं अगर कि गुड सैनिटेशन के, तो उसकी वजह से हम कम्युनिकेबल डिजीजेस की जो स्प्रेड हो रही है, फैलाव हो रहा है या उसका ट्रांसमिशन हो रहा है, उसको हम काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। और यही आप अपने नियर अबाउट एरिया में भी स्टडी कर सकते हो, कहाँ पर ऐसे प्रोग्राम और लॉन्च किए गए हैं। अब बात करते हैं हमारे खुद के बॉडी की उस क्षमता की, एबिलिटी की, जिससे वो फाइट करता है डिजीज से, और उसको बोलते हैं इम्यूनिटी। तो ये जो इम्यूनिटी है ये हमारी काबिलियत है बॉडी की
कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है, पावर है, जिससे ये डिजीज से फाइट कर सकता है। तो ये इनेट इम्यूनिटी भी हो सकती है और एक्वायर्ड भी हो सकती है। तो इनेट वो इम्यूनिटी जो हमारी बाय बर्थ है, जो हमें जन्म से मिली है, और एक्वायर्ड वो है जो हम अपने लाइफ में गेन करते हैं, हमें खुद उसको डेवलप करते हैं। तो जो नेचुरल एबिलिटी है हमारी बॉडी की, जिसकी वजह से वो फाइट कर सकता है डिजीज से, उसको कहते हैं इम्यूनिटी। और हमारी बॉडी के ये स्पेशल सिस्टम है, इम्यून सिस्टम, जैसे डाइजेस्टिव है, रेस्पिरेटरी, वैसे इम्यून सिस्टम भी है, वो हमारी बॉडी को हेल्प करता है टू फाइट अगेंस्ट डिजीजेस, बीमारियों से लड़ने की, पैथोजन से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। उसी की वजह से हम अपने बॉडी को, अपने आप को सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। जिसकी जितनी अच्छी इम्यूनिटी, वो उतना कम बीमार पड़ता है। यहाँ पर एक केस बोला जा रहा है कि बचपन में आपने ड्रॉप्स पिए होंगे या इंजेक्शंस लगवाए होंगे, आपको याद नहीं, लेकिन आपको पेरेंट्स को याद है कि उसमें पोलियो, मीजल्स, टिटनस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों के अगेंस्ट वैक्सीन प्रोवाइड की गई। और ये जो वैक्सीन होती हैं, ये हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं ताकि हम किसी भी सीरियस इन्फेक्शंस जो कि वायरस या बैक्टीरिया के द्वारा डेवलप होता है, उससे हमारे शरीर की रोकथाम हो सके। तो जो वैक्सीन का काम है, क्या है कि वो हमारी बॉडी को हेल्प कराता है फाइट करने के लिए अगेंस्ट डिजीजेस। और ये एक तरीके से ट्रेनिंग होती है हमारे इम्यून सिस्टम की, हमारे इम्यून सिस्टम को वो ट्रेनिंग देता है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम हार्मफुल जर्म्स को रिकॉग्नाइज करता है, उनको पहचानता है, उनके ऊपर अटैक करता है, ताकि वो हमारी बॉडी पर अपना कंट्रोल ना कर पाए। और इस तरीके की जो इम्यूनिटी होती है, जिसको हमारी बॉडी खुद स्वयं डेवलप करती है, इसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। और जहाँ तक हम वैक्सीन की बात करते हैं, तो कोविड-19 में हमने इसका बहुत जिक्र देखा। तो वैक्सीन कोई मेडिसिन नहीं है, वैक्सीन एक आप कह सकते हो एक ऐसा कंटेंट होता है जो हमारी बॉडी में डिलीवर किया जाता है, और ये एक तरीके से वीक पैथोजन होता है, या तो वीक उसको हीट करके या डेड करके कर दिया जाता है, ताकि उसकी सिर्फ उपस्थिति हमारी बॉडी में दर्ज हो, और उसकी उपस्थिति से हमारा इम्यून सिस्टम अलर्ट हो जाएगा, उसकी ट्रेनिंग हो जाएगी, उसको मालूम हो जाएगा कि मुझे इस पैथोजन के अगेंस्ट कैसे काम करना है। तो वैक्सीन दे आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम वीकेंड और डेड पैथोजेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं वीकेंड और डेड पैथोजन से, जैसे डेड वायरस और बैक्टीरिया, या उनको इनएक्टिव कर देना, उनको हार्मलेस बना देना, या उनके हार्मलेस पार्ट को इन्वॉल्व करना, बॉडी में इंजेक्ट करना। और जब वो इंजेक्ट होगा, बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी खुद ही उसके अगेंस्ट एंटी बॉडीज बनाएगी और लड़ने के लिए क्षमता प्रदान होगी। अब नए जो वैक्सीन्स के मेथड हैं, यानी कि जो न्यू वैक्सीन टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है, वो हमारे बॉडी सेल्स में हार्मलेस पार्ट जो जर्म्स का होता है उसको बनाता है। उसकी वजह से क्या होगा, हमारी इम्यून सिस्टम को ट्रेनिंग मिल जाती है कि उससे कैसे फाइट करेंगे। एक एग्जांपल दिया यहाँ पर कि जैसे टेटनस शॉट जो इंजरी के बाद प्रोवाइड की जाती है, वो हमारी बॉडी में टेटनस कॉजिंग बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने में सक्षम होता है, हेल्प कराता है, यानी उसको ट्रेन करा देता है विदाउट कॉजिंग एनी डिजीज। यानी डिजीज से हम ग्रसित नहीं होंगे, लेकिन हाँ पैथोजेंस को हमारी बॉडी से हटा दिया जाएगा, उसको अगेंस्ट फाइट करके उसको बॉडी से मूव आउट कर दिया जाएगा। अब बात करते हैं सबसे फर्स्ट जो एंटीबायोटिक्स मैन्युफैक्चर की गई, बनाई गई थी, वो कैसे बनाई गई थी। तो ये कहानी है एडवर्ड जेनर की, और साथ में स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन के बारे में। स्मॉल पॉक्स एक डेडली डिजीज इतिहास के पन्नों में अगर देखा जाएगा, जो ब्लिस्टर्स दाने होते हैं बॉडी स्किन पर, उसको कॉज करता है, और जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल यूज्ड टू डाई। पहले की बात बता रहे हैं, और ये बात हो रही है बहुत पहले की। तो इसी स्मॉल पॉक्स का एक सॉफ्ट वर्जन है
काउपॉक्स जो काउस में या कैटल्स में देखने को मिलती है। इन लेट 1700s देयर वाज अ इंग्लिश डॉक्टर एडवर्ड जेनर, ये डिस्कवर किया था कि जिन लोगों को काउपॉक्स हो चुका है तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं होता, यानी कि एक सॉफ्ट वर्जन जो डिजीज है काउपॉक्स, अगर कोई वो उससे ग्रसित हो चुका है तो उसको डेडली स्मॉल पॉक्स नहीं होता था। ये उनकी अपनी डिस्कवरी थी उस वक्त की, और इस डिस्कवरी की वजह से इन्वेंशन हुआ फर्स्ट वैक्सीन का, जिसने हेल्प किया लाखों लोगों को स्मॉल पॉक्स से बचाने में। नाउ थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। साइंटिस्ट कैसे सोचते हैं? उनका होता है पहला तो ऑब्जर्वेशन होता है, वो ऑब्जर्व करते हैं किसी चीज को बहुत ध्यान से और उसके बेसिस पे एक हाइपोथेसिस फ्रेम करते हैं। हाइपोथेसिस आप कह सकते हो एक निष्कर्ष जो उस ऑब्जर्वेशन के आधार पर होता है। देन एक्सपेरिमेंटेशन के द्वारा एक रिजल्ट निकाला जाता है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो किया जाता है। तो यहाँ पर पहला है, जेनर ने एक ऑब्जर्वेशन की जो मिल्क मेड होते हैं जो कैटल्स के साथ डील करते हैं काव वगैरह से दूध निकालने में यहाँ पर, तो और उनको अगर काउपॉक्स हो चुका है तो उनको स्मॉल पॉक्स नहीं हुआ। स्मॉल पॉक्स और काउपॉक्स दोनों ही वायरस के द्वारा ही, और दोनों वायरसेस रिलेटेड हैं, मतलब सेम आप कह लो फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर एक वायरस के अटैक से दूसरे वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी इम्पार्ट हो गई बॉडी में। हाइपोथेसिस क्या हुआ? हाइपोथेसिस ये हुआ कि कंटेंट जो प्रेजेंट है पस ऑफ द काउपॉक्स ब्लिस्टर्स में, दैट प्रोटेक्टेड पीपल फ्रॉम स्मॉल पॉक्स, यानी कि काउपॉक्स जिस वायरस के द्वारा हुआ उस वायरस की उपस्थिति उस इंडिविजुअल पर्सन में हो चुकी है, तो उसके अगेंस्ट बॉडी में इम्यूनिटी बिल्डअप हो गया। तो अब स्मॉल पॉक्स का वायरस अगर उसकी बॉडी में एंटर करता भी है तो उसको ऑलरेडी रिहर्सल हो चुकी है, ट्रेनिंग मिल चुकी है उसके इम्यून सिस्टम को कि वो वायरस को पहचानने लगा है, भले ही वो कोरिलेटेड वायरस फैमिली से है, तो उसको उस इंडिविजुअल को स्मॉल पॉक्स से सुरक्षा प्रदान हो जाती है। अब एक्सपेरिमेंटेशन कैसे किया? ही टेस्टेड दिस बाय इंजेक्टिंग काउपॉक्स सैप, यानी कि कोई इंडिविजुअल जिसको काउपॉक्स है या कैटल में है तो उसका जो सैप है, सैप यानी लिक्विड, उसको एक बॉय के बॉडी में इंजेक्ट किया, यहाँ फिगर में आप देख पा रहे हो, और ये देखा गया कि इंजेक्ट करने के बावजूद भी ये बच्चे में आगे कोई इलनेस नहीं हुई, जबकि उसको स्मॉल पॉक्स पैथोजन से, वायरस से उसको एक्सपोज किया गया उसके बावजूद। तो रिजल्ट क्या निकाला? रिजल्ट ये निकला कि पीपल हु वर इन्फेक्टेड विद काउपॉक्स सैप वर नाउ रेजिस्टेंट टू स्मॉल पॉक्स, यानी जिसको एक बार काउपॉक्स हो चुका है वो आगे स्मॉल पॉक्स से ग्रसित नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। नाउ रिजल्ट के बाद एप्लीकेशन क्या कहता है कि मास वैक्सीनेशन, यानी वैक्सीनेशन अगर बड़े पैमाने पर एक लार्ज स्केल पर किया जाता है तो ये इवेंचुअली हेल्प करता है स्मॉल पॉक्स को पूरी दुनिया से इराडिकेट करने में, उसको रिमूव करने में। और ये ग्राफ इसको बहुत अच्छे से दर्शा रहा है। इस एक्सिस में देखिए नंबर ऑफ कंट्रीज रिपोर्टिंग केसेस, और ये बात हो रही है 1950 से 80s के बीच में। अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 80+ से ग्राफ शुरू हुआ, 80+ से जब ग्राफ शुरू हुआ उसके बाद ये डाउनफॉल देखने को मिला, एंड देन डाउनफॉल, और यहाँ पर आप देख सकते हो कि ऑलमोस्ट क्लोज टू 1980s ये डिजीज ऑलमोस्ट इराडिकेट हो चुकी है। यहाँ पर वैक्सीन के बारे में कुछ और स्टेटमेंट्स दिए हैं कि वैक्सीन्स आर वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू प्रोटेक्ट पीपल ऑफ ऑल एजेस, यानी बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को जितनी भी सीरियस डिजीजेस हैं उनसे प्रोटेक्शन मिलती है वैक्सीन के थ्रू। ये कोई मेडिसिन नहीं है, यानी कि ये किसी इलनेस का ट्रीटमेंट नहीं कॉज करता है, उसको रादर प्रिवेंट करता है। यानी कि वैक्सीन्स आर प्रिवेंटिव इन नेचर बट नॉट क्योरेटिव। ऐसा नहीं कि वो डिजीज होने के उपरांत अगर आप वैक्सीन लोगे तो उसमें कोई रेमेडी आपको मिलेगी। ये डिजीज को ना होने की कंडीशन के लिए है, यानी कि वैक्सीन हम ऑलरेडी ले लें और उसके बाद वो डिजीज हमें नहीं होगी। दे कैन हेल्प टू मिनिमाइज सीरियस डिजीजेस बिफोर दे हैपन बट डू नॉट ट्रीट देम वंस समवन इज ऑलरेडी
sick। तो यही जो स्टेटमेंट अभी बोला गया वही चीज यहाँ पर मेंशन की गई है। ये हो सकता है कुछ लोगों में कि डर हो या डाउट हो वैक्सीन को लेकर, बट ये चीज ध्यान में रखनी है कि लॉट ऑफ रिसर्च डन बाय साइंटिस्ट एंड डॉक्टर्स, दे केयरफुली टेस्ट देम फॉर सेफ्टी एंड आफ्टर कंफर्मेशन ऑफ द सेफ्टी दे आर रिलीज्ड इन द मार्केट। सो गेटिंग वैक्सीनेशन नॉट ओनली प्रोटेक्ट अस बट ऑल्सो पीपल अराउंड अस। तो जितना वैक्सीन मेजर स्केल पर लार्ज पॉपुलेशन पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो हम उस पर्टिकुलर डिजीज को ह्यूमन सिविलाइजेशन से रिमूव कर सकते हैं पूरी तरह से। जैसे कि पोलियो का केस आपको खुद आइडिया है, 2 बूंद जिंदगी के करके ऐड आता था पहले टेलीविजन पे। अब आप देखते हो कि पोलियो को पूरी तरह के से इरेडिकेट किया जा चुका है। एवर हर्ड ऑफ इंडियाज रोल इन वैक्सीन प्रोडक्शन? तो ये बात हो रही है कोविड-19 के पैंडेमिक के दौरान की, और ये बताया गया है कि 200 करोड़ वैक्सीनेशंस वर डन, Make in India vaccines for the world, and 2400 crore doses were supplied to more than 100 countries under Vaccine Math 3. India was one of the world's largest vaccine producers, and it manufactured vaccine on a massive scale. बहुत बड़े पैमाने पर उसने प्रोड्यूस किया, वैक्सीन को सप्लाई किया कई कंट्रीज में। नाउ देयर इज अगेन वन मोर साइंटिस्ट बिफोर अस, एंड दैट इज महाराज किशन भान, एंड ही वाज अ वेल नोन इंडियन डॉक्टर एंड साइंटिस्ट, और बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में जहां पर इन्होंने साइंस को प्रमोट किया, इनोवेशंस को इंडिया में प्रमोट किया, एंड इनका कंट्रीब्यूशन रहा। He played a key role in developing रोटावायरस वैक्सीन, जिसने बच्चों को सुरक्षा प्रदान की अगेंस्ट डायरिया। और he believed in using research to create affordable healthcare and made a big difference in India's health and biotechnology sectors। तो ये साइंटिस्ट का इन्वॉल्वमेंट है रोटावायरस वैक्सीन के डेवलपमेंट में, और प्रोटेक्शन फ्रॉम डायरिया डिजीजेस विच इज वेरी कॉमन इन इंडिया। इट यूज्ड टू बी इन इन्फेंट्स, बच्चों में बहुत ज्यादा कॉमन। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस, कि इफ आवर इम्यून सिस्टम फेल टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट एन इन्फेक्शियस डिजीज, अगर हमारा इम्यून सिस्टम मान लीजिए फेल हो गया, मतलब पैथोजन एंटर हुआ और हमारा इम्यून सिस्टम वीक पड़ा और उसने उस पैथोजन को किल नहीं कर पाया, तो उस कंडीशन में हम बीमार पड़ते हैं और हमें डॉक्टर की जरूरत होती है। तो उस वक्त जो डॉक्टर हैं वो हमें मेडिसिन देते हैं, और उस मेडिसिन का नाम बोल रहे हैं एंटीबायोटिक्स। यानी एंटीबायोटिक्स ऐसी मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को किल करता है। सो यू कैन से एंटीबायोटिक्स आर दोज medicines which are being prepared from one living organism to kill or reduce the effect or impact of another living organism। तो यहाँ पर बैक्टीरिया को किल करने के लिए जो मेडिसिन है, मैन्युफैक्चरिंग बात बताई जा रही है, और ये कह रहा है कि एंटीबायोटिक्स वर्क ओनली अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, बिकॉज उनका काम क्या है कि वो बैक्टीरियल सेल के अंदर कोई ना कोई टारगेट पार्ट करते हैं, उसके पार्ट के अंदर कोई ना कोई टारगेट रखते हैं कि उस एंटीबायोटिक का असर होगा इस पार्ट पे, तो वो हमारे ह्यूमन बॉडी के जो सेल्स हैं या अदर एनिमल सेल्स को डैमेज नहीं करेगा, उस पे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। सो ये एंटीबायोटिक्स दे डू नॉट वर्क अगेंस्ट वायरसेस एंड द डिजीजेस कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या मिला कि एंटीबायोटिक्स आपकी बैक्टीरियल डिजीज के अगेंस्ट बहुत अच्छे से कारगर हैं, बैक्टीरियल डिजीजेस के अगेंस्ट, जबकि वायरस और प्रोटोजोन्स के अगेंस्ट ये डिजीज कॉज करने में सक्षम, प्रिवेंट करने में सक्षम नहीं है। नाउ अगेन देयर इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ वन ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिनको आगे चलकर नोबेल प्राइज भी मिला मेडिसिन में। इन्होंने पेनिसिलिन का डिस्कवरी किया था 1928 में, एंड ही इज अ बैक्टीरियोलॉजिस्ट फ्रॉम लंदन, जिन्होंने बैक्टीरिया पे स्टडी की। अब एक्सीडेंटली कह लीजिए कि जो भी है कि हार्मफुल बैक्टीरिया पे जब ये अपनी लैब में काम कर रहे थे, तो इन्होंने नोटिस किया कि वो एपरेटस जिन्होंने यूज किए थे बैक्टीरियल कॉलोनी के डेवलपमेंट में, तो उन्होंने ये पाया कि एक मोल्ड जो उस पेट्री डिश पर प्रेजेंट था और उसको ध्यान नहीं, वॉश नहीं किया, तो उन्होंने देखा कि उस मोल्ड की वजह से
बैक्टीरिया की कॉलोनी पर असर पड़ रहा है, उसकी ग्रोथ पे असर पड़ रहा है और उसने बैक्टीरियल कॉलोनी को ग्रो करने से रोक दिया। और इस ऑब्जर्वेशन के आधार पर उन्होंने रियलाइज किया कि वो जो मोल्ड है, मोल्ड यहाँ पर है फंगल मेंबर है हमारा पेनिसिलियम, तो जो एंटीबायोटिक है वो है पेनिसिलिन और इसको ऑब्टेन किया गया पेनिसिलियम नोटेटम, ये पूरा नाम है उसका मेंबर का, नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, वो मोल्ड की बात कर रहे हैं जिसको, उससे एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज हो रहा था जिसने बैक्टीरिया को किल किया, जहां बैक्टीरियल कॉलोनी पेट्री डिश पे प्रेजेंट था, और इसकी वजह से डिस्कवरी हुई हमारी फर्स्ट एंटीबायोटिक पेनिसिलिन, किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जो कि लंदन के बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे। और इस एंटीबायोटिक ने बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन कॉज किया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, इसने कई सोल्जर्स की हीलिंग में हेल्प की थी, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला। नाउ अलोंग विथ 2 more साइंटिस्ट, अब बात करते हैं कि जैसा ऑलरेडी नोन है कि एंटीबायोटिक्स हमारे इफेक्टिव हैं प्रोटेक्शन के लिए अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और जिसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल ऑन दिस अर्थ इन ह्यूमन बीइंग, उनकी लाइफ को सेव किया जा सका आफ्टर इट्स डिस्कवरी। तो इसकी इनडिस्क्रिमिनेट यूज का मतलब अत्यधिक इस्तेमाल बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अगर हम करते हैं तो इसकी जो यूटिलिटी है उसमें डिक्लाइन देखने को मिला है। यूटिलिटी यानी उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी क्षमता पर, उसके पावर पे, उसके काम करने के तरीके पर असर देखने को मिला है। और अब हम वर्ड जो इससे कोरिलेटेड पढ़ते हैं वो है एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। सो एंटीबायोटिक की डिस्कवरी हो गई, अभी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, यानी कि ये एक फिनोमिनन है जहां पर जो बैक्टीरिया एंटीबायोटिक के अगेंस्ट किल हो जाता था पहले, अब वो पाया गया कि उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट फाइट करने की कैपेसिटी उस बैक्टीरिया में बढ़ गई है और वो उसके प्रेजेंस में सरवाइव कर ले रहा है, और उसको अब एक और उससे भी पावरफुल एंटीबायोटिक चाहिए होगी ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। यानी कि एंटीबायोटिक ए है, अगर वो किसी बैक्टीरिया को किल कर लेता है, डिस्ट्रॉय, लेकिन अगर इस बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पावर आ जाता है इसके अगेंस्ट, ए एंटीबायोटिक के अगेंस्ट, तो हमें अब दूसरी एंटीबायोटिक चाहिए होगी जो ए से भी ज्यादा पावरफुल हो और इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए। क्यों? क्योंकि इस बैक्टीरिया के पास अब ए एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस पावर आ गया। रेजिस्टेंस मतलब रेजिस्ट करने की, उसके कैपेसिटी को खत्म करने की, उसके पावर को फिनिश करने की कैपेसिटी आ गई है, अब उसे और स्ट्रॉन्ग चाहिए। लेकिन यह है कि ऐसा होता क्यों है, कैसे रेजिस्टेंस पावर आ जाती है, अब हम जानते हैं ऐसा क्यों होता है। तो पहला, अगर हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं, टेकिंग एंटीबायोटिक्स व्हेन दे आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी हम अपनी मर्जी से ले लेते हैं, हमें लगता है हमारी तबीयत खराब है, लाओ एंटीबायोटिक ले लें क्योंकि पिछली बार डॉक्टर ने दिया था, तो ऐसा करना नुकसानदायक है। या दूसरा कि हमने जो एंटीबायोटिक का डोज लिया है उसे कंप्लीट नहीं किया, यानी डॉक्टर ने जब हमें प्रिस्क्राइब किया तो वो डोज हमारा इनकम्प्लीट रह गया, तो उसकी वजह से भी रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो जाता है उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट उस बैक्टीरिया में। सो डेवलपमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इन बैक्टीरिया इन एनिमल्स का केस है कि ये मेडिसिन एंटीबायोटिक्स दिखाई जा रही हैं, एनिमल्स में उसमें रेजिस्टेंस पावर आया, ह्यूमन बॉडी में भी रेजिस्टेंस पावर आ गया, यानी कि बॉडी में, ह्यूमन बॉडी के में नहीं आया, उस बैक्टीरिया में आ गया जिसने उसे पहले ग्रसित किया डिजीज से, और एंटीबायोटिक जब इसने कंज्यूम की अभी उसको और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक चाहिए होगी पिछली बार से ज़्यादा। और ये हमारी बॉडी में कैसे पहुंचता है, तो हमारा जो फूड चेन है वही इसमें इन्वॉल्व होता है। तो ये फूड चेन के द्वारा पहुंचता है, तो यहाँ पे आप एक पिक्चर के थ्रू ये जो फ्लो चार्ट दिया है उसके थ्रू समझ सकते हैं कि एनिमल से ये क्रॉप तक पहुंचा थ्रू मैन्योर,
एंड एनिमल फीसीज, तो क्रॉप के बाद ये क्रॉप हमने कंज्यूम किया, डेयरी प्रोडक्ट, एनिमल प्रोडक्ट हम भी कंज्यूम करते हैं। तो ये कुल मिला के कम्युनिटी लेवल पर ये पहुंचता है। और यहाँ पर केस दिया है एक इंडिविजुअल का जो पेशेंट है जिसको सीरियस इलनेस है और उसको हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाता है। तो अब फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन ये चीज़ पहुंचती है, इन्फेक्शन दूसरे पर्सन के पास पहुंचता है। तो ये जो बैक्टीरिया है जिसके पास रेजिस्टेंट पावर है ये स्प्रेड करता है फ्रॉम ह्यूमन टू ह्यूमन, एंड दिस शोज हाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस बैक्टीरिया स्प्रेड इन कम्युनिटी। तो यहाँ पर इसको, तो इसका मतलब है कि हमें जो एंटीबायोटिक लेनी है वो बहुत सावधानी से लेनी है, बहुत समझदारी से। इस जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जो प्रॉब्लम है उसको टैकल करने के लिए वी मस्ट यूज एंटीबायोटिक वेरी वाइजली एंड ओनली व्हेन इट इज प्रिस्क्राइब बाय अ डॉक्टर इन द करेक्ट डोज एंड फॉर द राइट ड्यूरेशन। अपनी मर्जी से नहीं लेनी है, अपनी मर्जी से बंद नहीं करनी है। ये सारा कुछ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर बेस्ड है बिकॉज दे आर experienced for this only, and avoiding unnecessary use help us to prevent the rise of resistant bacteria and keep antibiotics effective for future generation। नहीं तो अब आप सोचिए कि इन एंटीबायोटिक्स का जो डोज है, इसके स्ट्रेन्स हैं, इसके टाइप्स हैं, उनका क्वांटिटी अमाउंट बढ़ता चला जाएगा मेडिसिन का। अगर बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस पावर बढ़ेगा तो हमें मेडिसिन के डोज को भी बढ़ाना पड़ेगा, उसके पावर को भी बढ़ाना पड़ेगा। आप देखते हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम की बात यहाँ कही गई है, आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, इनको भी यूज किया जाता है इन इंडिया में और कई सालों से यूज किया जा रहा है, जो हेल्प करता है हमारे कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम को मैनेज करने में। अब इनका जो मेथड होता है, यहाँ पर ये नेचुरल सब्सटेंसेस को यूज करते हैं, हर्ब्स को यूज करते हैं इसके ट्रीटमेंट में। दे यूज नेचुरल सब्सटेंसेस लाइक हर्ब्स and oils for treatment along with minerals for managing illness, promoting recovery and focus on healthy lifestyle। अब बात यह है कि ये करता तो है ट्रीटमेंट, बट सारी डिजीजेस के लिए हमारे ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट थेरेपीज उतने इफेक्टिव नहीं हैं, यानी कि they may not be effective for all diseases and at all stages। While therapies for non-communicable diseases focus करता है managing on the symptoms and क्योंकि lifestyle है reason to improving quality of life through medication, lifestyle changes and rehabilitation। communicable diseases के लिए pathogens को eradicate करना है, जो हमने ऊपर देखा। अर्ली डायग्नोसिस, जल्दी अगर डायग्नोसिस हो जाता है और कंटिन्यूस केयर लिया जाता है तो ये कुछ की स्टेप्स हैं जिसकी वजह से हम डिजीज के प्रोग्रेशन को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, ताकि आगे फ्यूचर में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस ना। यहाँ पर दिया है एक डायग्राम, इसको भी देख लेते हैं। और ये बोल रहा है कि हाउ बैक्टीरिया बिकेम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक, यानी उसका ये तो देख लिया कि वो कैसे फूड चेन के थ्रू एंटर कर रहा है, लेकिन यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि ये बैक्टीरिया के अंदर ही कैसे रेजिस्टेंट पावर आ रही है। तो पहला केस है, फिगर जो दे रहा है, बैक्टीरियाज के अंदर फ्यू बैक्टीरियाज डेवलप रेजिस्टेंस पावर टू एंटीबायोटिक्स, उसमें डेवलप हो जाता है जब हम मेडिसिन ले रहे हैं। तो अब जिसमें रेजिस्टेंस पावर डेवलप हो चुका है, मान लीजिए ये वाला बैक्टीरिया है, ठीक है, तो ये क्या करता है, अगर ये मल्टीप्लाई करेगा, ग्रो करेगा रेजिस्टेंट वाला, तो ये बॉडी में प्रेजेंट है, इसके पास पावर है फाइट करने की उस एंटीबायोटिक के अगेंस्ट भी, यानी इसके ऊपर असर नहीं होगा। साथ में हम ये भी देखते हैं कि जो एंटीबायोटिक्स हमने ली थी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, जिसने इलनेस कॉज की, जिसने बीमारी की, लेकिन उस एंटीबायोटिक की वजह से क्या हुआ, उसने गुड बैक्टीरिया को भी किल किया। तो ये भी एक रीजन है। एंड बिसाइड दिस हम ये भी पाते हैं कि जब हमारा हेल्पफुल वाला बैक्टीरिया और रेजिस्टेंट वाला बैक्टीरिया ये क्या करता है, ये अपनी जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो अदर बैक्टीरिया में भी ट्रांसफर कर देता है, और ये बैक्टीरिया भी फिर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस पावर डेवलप
कर लेगा। Here we reaches to the last snapshot of this chapter. Summarized way में सारे points हैं जो हमने सारे ऊपर लिए. So watch them carefully.